Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 1, programming techniques, and the topic is algorithm. So today we are going to discuss the problem number 5. Find the area of triangle with the length of height and base are given. ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल। गिवन हमारे पास क्या है? बेस और हाइट। ठीक है, सो मतलब आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। इनपुट में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? हाइट और बेस। ठीक है, प्लानिंग द सॉल्यूशन। इनपुट में हमें क्या गिवन है? हाइट एंड बेस ऑफ ट्राइंगल। रिक्वायर्ड हमें क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट को बेस के साथ और डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? फॉर्मूलाज या जो कोई भी प्रोसीजर अप्लाई होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास स्टार्ट। मैंने हमेशा बताया एल्गोरिथम को जब भी आप लिखेंगे तो स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होना चाहिए? स्टार्ट को जो है ना स्टार्ट वाला स्टेप होना चाहिए। लेट द हाइट। अब हाइट को हमने वेरिएबल बना लिया, हाइट का h, और इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 10। बेस का वेरिएबल बना दिया हमने b, और इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 15। ठीक है, जैसे हाइट इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 15। ठीक है, कैलकुलेट हमने क्या करना है? एरिया। एरिया को हमने एरिया का भी वेरिएबल बना दिया हमने क्या? a। ठीक है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, मतलब बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 2 के साथ। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे हमारे पास यहाँ पे ये एल्गोरिथम एंड हो चुका है। हमने इस एल्गोरिथम में और कोई काम नहीं करना। एल्गोरिथम नंबर 6 है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 6, रीड मार्क्स m एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे मार्क्स गिवन है और आपने इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेड प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, तो हमारे पास कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाए? A1। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 हैं तो हमारे पास A ग्रेड, A1 ग्रेड जो है प्रिंट हो जाए। अगर किसी के मार्क्स जो हैं 82 हैं या 84 हैं या 96 हैं, ठीक है, तो और इक्वल टू 100। अभी हमने लिखा हुआ है मार्क्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। ठीक है, और अगर मार्क्स 100 होते हैं तो फिर हमारे पास कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाए? A1 वाला ग्रेड प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, अगर 70 है तो ग्रेड A प्रिंट हो जाएगा, और 70 से ज्यादा है और 80 से लेस है तो हमारे पास जो है A ग्रेड प्रिंट हो जाए। अब हमने यहाँ पे इक्वल का साइन, मतलब ये होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करवा चुके हैं। ठीक है, तो हमने लेस देन 80, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल 79 है तो ग्रेड A प्रिंट हो जाए, और अगर 80 है, ठीक है, 80 होता है तो हमारे पास A1 प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 70 पे होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाएगा? A। तो लेस देन 70 मतलब लास्ट लिमिट हमारे पास क्या होगी? 69। तो 69 अगर आते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाएगा? B वाला। ठीक है, इसी तरह मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, अगर 50 है तो ठीक है हमारे पास C ग्रेड प्रिंट हो जाए। ठीक है, और मार्क्स इज लेस देन 60 मतलब अगर 59 है तो भी हमारे पास C प्रिंट होगा। लेकिन अगर 60 होते हैं तो 60 की तो लिमिट हमने ये दी हुई है ना, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर करवाया हुआ है कि अगर 60 होते हैं तो फिर B ग्रेड प्रिंट करो। ठीक है, इसी तरह मार्क्स इज लेस देन एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50। ठीक है, और अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो लेस देन 33 होते हैं, मतलब अगर 33 मार्क्स आते हैं उसके तो हमारे पास E ग्रेड प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर 32 आते हैं, ठीक है, 32 हम लिखते हैं तो हमारे पास ग्रेड जो है वो उसमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए? अनग्रेडेड, मतलब कोई भी इसमें ग्रेड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ स्कीम गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने एल्गोरिथम को लिखना है। ठीक है, तो जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे ना तो आपने उसमें इन वैल्यूज को डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, इन वैल्यूज को नहीं डिक्लेयर करवाएंगे हम। ठीक, कैसे? अभी हम इसको देख लेते हैं। प्लानिंग द सोल्यूशन। इनपुट में हमारे पास क्या गिवन है? मार्क्स, और मार्क्स का क्या वेरिएबल हम लिखेंगे? M। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया था।
आउटपुट क्या है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लेटर जो ग्रेड है वो प्रिंट हो जाए। 80 मार्क्स हैं तो A1 ग्रेड जो है वो प्रिंट हो जाए, 50 हैं तो C ग्रेड प्रिंट हो जाए, 33 हैं तो हमारे पास E ग्रेड प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अगर बिलो 33 है तो फिर हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो, अनग्रेडेड, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या है, चेक इन द वैल्यू, चेक इन विच रेंज द मार्क्स फॉल एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट द लेटर ग्रेड, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी थी ना, ये वाली कुछ वैल्यूज दी थी। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हमने उस जो रेंज हमारे पास गिवन है, जिस रेंज में हमने मार्क्स को लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू चेक हो और फिर हमारे पास क्या प्रिंट हो, ग्रेड प्रिंट हो जाए। एल्गोरिथम नंबर 1 स्टार्ट लेट द मार्क्स बी एम, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर करवा दिया कि मार्क्स है और हमारे पास इनपुट में क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है और इसका वेरिएबल हमने बना दिया एम। कंपेयर द मार्क्स, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन प्रिंट ग्रेड A1, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू है कि कंपेयर द मार्क्स, मतलब ये कि अगर उसको 80 के अंदर मार्क्स नहीं मिलते ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उससे जो है 79 प्रिंट कर देता है, तो 79 तो इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर स्टेप नंबर 4 पे चला जाए। अदरवाइज अगर वो 82 प्रिंट करता है तो यहीं पे जो है हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, मतलब उसको A1 ग्रेड मिल जाएगा और फिर आगे वाला प्रोसेस वो जो है अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 13 पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट गिवन है, ठीक है, स्टॉप गिवन है, मतलब जैसे ही हमारे पास 82 आते हैं ना मार्क्स, तो प्रोग्राम ग्रेड प्रिंट करे और टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 अगर इसमें फॉल नहीं करता, ठीक है, अगर इसमें फॉल कर जाता है तो स्टेप नंबर 13 पे जाए, अगर इसमें फॉल नहीं करता तो फिर स्टेप नंबर 4 पे जाए। ये स्टेप 4, 5, 6 ये आपने जो है ना इसको मतलब इन स्टेप्स को कैसे लिखना है, आपने यहाँ पहले एल्गोरिथम लिख के ना जितने भी आपके स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है, स्टेप नंबर ना लिखें, सिर्फ स्टेप लिखें, स्टेप, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद जब आपका एल्गोरिथम सारा एंड हो जाएगा, ठीक है, फिर आपने इसमें स्टेप लिख लें तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे था कि अगर ग्रेड मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो फिर तो A1 ग्रेड प्रिंट हो जाए, अदरवाइज स्टेप नंबर 4 पे चला जाए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो 79 लिख ले, ठीक है, 79 जो है मार्क्स एंटर कर दें। कंपेयर द वैल्यू, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 देन प्रिंट A ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन प्रिंट ग्रेड A, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर उस 79 प्रिंट कर देता है तो वो जो है स्टेप नंबर 3 पे चल जाएगा, मतलब ग्रेड उस वैल्यू अगर उसने 79 एंटर कर दी या 76 एंटर कर दी, तो 76 एंटर कर दी, इस पे हमारे पास जो स्कीम बन रही थी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग की, तो वो हमारे पास A था, तो जैसे उसने 76 एंटर किया A प्रिंट हो गया और स्टेप नंबर 13 जो था ये हमारे पास स्टॉप का स्टेप है, तो यहीं पे उसको जो है ना वैल्यू मिलता है, ठीक है। वो मतलब क्या करेगा, हर एक स्टेप के अंदर वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन एक उसको गिवन है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मार्क्स लाए कर जाते हैं तो फिर तो उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेम यही प्रोसेस आपने सारे स्टेप्स में अप्लाई करना है। ये देखिए हर एक स्टेप में, मतलब हर एक स्टेप को लिखने के बाद गो टू स्टेप नंबर 13 लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है तो फिर स्टॉप हो जाए, और अगर वैल्यू नहीं मिलती तो फिर अगले वाले स्टेप पे जाए। तो आपने ये सारे जितनी भी आपके पास स्कीम गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप्स लिखने। लास्ट वाला जो है ये स्टेप नंबर 12 जो है मैं बता देती हूँ, कंपेयर द मार्क्स। फिर आपने एंड पे क्या करना है, मार्क्स को कंपेयर करना है, ठीक है। हर एक स्टेप में आपने लिखना है कंपेयर द मार्क्स। इफ हमारे पास क्या चीज होती है, इफ हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है। तो इफ अगर मार्क्स हमारे पास लेस देन 33 है तो अब जाहिर है हमारे पास हमारी जो मार्क्स की स्कीम थी उसमें आगे तो कोई चीज गिवन नहीं थी ना, मतलब लास्ट में लिखा था कि मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड मार्क्स इज लेस देन 33, तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए, अनग्रेडेड। तो इससे आगे हमारे पास और कोई स्कीम नहीं थी, तो हमने क्या लिख दिया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 देन प्रिंट ग्रेड ई, अदरवाइज प्रिंट अनग्रेडेड, ठीक है। ई वाला प्रिंट कर दो अगर मार्क्स आपके पास 33 हैं, 33 के इक्वल हैं, अगर नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले करवा दो अनग्रेडेड। क्यों, क्योंकि अनग्रेडेड पे हमने ये स्कीम बनाई थी ना कि अगर 33 से लेस होते हैं तो 0, ठीक है। अब हमें उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
हमने सिंपल ये बोल दिया कि मार्क्स लेस देन 33 हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 होते हैं तो प्रिंट कर दो ई, और अदरवाइज अगर इस रेंज में भी फॉल नहीं करते मार्क्स तो फिर हम कौन सा प्रिंट करवा दें, अनग्रेडेड। ठीक है। और स्टेप नंबर 13 जो है उसमें हमने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दिया था कि इससे आगे अब हमने और काम नहीं करना। थैंक यू सो मच।